नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैंने ना अब जैसे अब में से काफ़ी लोग जानते होंगे, मैंने एक लंबे अंतराल के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने बीच में पढ़ाना बंद कर दिया था, काफ़ी रीज़न थे ड्यू टू माय रिसर्च वर्क, और दूसरा एक रेस्पॉन्स भी मुझे चैनल से नहीं मिल रहा था। लेकिन कुछ बच्चे थे जो कंटिन्यूअसली पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि आप पढ़ाइए, तो मैंने सोचा चलो एक ट्राई और दिया जाता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास, बिना समय गंवाए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक हमारे पास है कॉम्पटन अफेक्ट। ठीक है, तो कॉम्पटन अफेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ आज के टॉपिक में। तो हम इंट्रोडक्शन टू कॉम्पटन अफेक्ट पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा, डिफाइन करेंगे कॉम्पटन अफेक्ट को, कॉम्पटन शिफ्ट क्या होता है, और फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, वाई क्लासिकल फिजिक्स फेल्ड इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्पटन अफेक्ट। फिर हम कॉम्पटन अफेक्ट का एक्सप्लेनेशन समझेंगे क्वांटम मैकेनिकली, कैसे क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन करता है क्वांटम अफेक्ट, वो कॉम्पटन अफेक्ट को। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, डिफरेंस बिटवीन कॉम्पटन अफेक्ट एंड फोटोइलेक्ट्रिक अफेक्ट। ये तो है ही है डिफरेंस, जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं वो मैं बताऊंगा। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो आपको पता होने चाहिए कि कोहेरेंट स्कैटरिंग क्या होता है, फोटोइलेक्ट्रिक अफेक्ट क्या होता है, कॉम्पटन स्कैटरिंग और पेयर फॉर्मेशन। क्योंकि ये सारे जो टॉपिक मैंने अभी बताया ना, ABCD करके, कोहेरेंट स्कैटरिंग, फोटोइलेक्ट्रिक अफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग, ये देखने में एक जैसे लगता है यदि आप गौर से इनको पढ़ो तो। ठीक है, लेकिन इनमें क्या होता है, काफ़ी माइन्यूट डिफरेंस होता है। बहुत बच्चों को, मैं बता रहा हूँ आपको, 99% बच्चों को पता नहीं होता है इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो कॉम्पटन, इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ, कॉम्पटन अफेक्ट के बारे में 1923 में कॉम्पटन ही ने बताया था। एक साइंटिस्ट थे, EH कॉम्पटन। ठीक है, इन्होंने इसको क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन भी किया। इस एक्सपेरिमेंट को जब उन्होंने परफॉर्म किया तो क्लासिकली भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, लेकिन फेल हो गई। ठीक है, समझ में आई बात। तो एक जो इम्पोर्टेंट हमें जो डायरेक्शन, जो एविडेंस मिलता है इस अफेक्ट से, वो ये बताता है कि जो फोटोन कैरेक्टर है, यानी जो पार्टिकल नेचर है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो EM वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, दे कैन बिहेव एज पार्टिकल, वो हम कॉम्पटन अफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये रियलिटी में होता क्या है, क्या चीज़ें, मैं सारी चीज़ें आपको डिस्कस करूँगा। तो देखो, EH कॉम्पटन ने किया क्या, ध्यान से देखो। उन्होंने क्या किया, कॉम्पटन ने मोनोक्रोमेटिक बीम लिया, यानी सिंगल फ्रीक्वेंसी का एक्सरे बीम लिया उन्होंने। ठीक है ना, और जो लो एटॉमिक वेट था, जैसे कि कार्बन, लो एटॉमिक वेट के जो एलिमेंट थे, वो उन्होंने ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया था। तो ग्रेफाइट कार्बन ही होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे को डाली किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो स्कैटर्ड एक्सरे थी, उनको सभी सभी एंगल्स पर स्कैटर्ड एक्सरे मिली। जैसे यहाँ पर मेरे पास कोई ये ग्रेफाइट हो गया या कार्बन समझिए, ठीक है ना, ये मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट बीम हो गई, तो ये स्कैटर्ड बीम हो गई। सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है इंसिडेंट के, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। समझ में आया। तो उन्हें ये ऑलमोस्ट सभी डायरेक्शन में मिला। तो और उन्होंने देखा दो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बता रहा हूँ। स्कैटर्ड जो रेस था, जो स्कैटर्ड एक्स रेस था, उसमें दो इंटेंसिटी मिला। ठीक है ना, है मैक्सिमम इंटेंसिटी दो वेवलेंथ पर। एक तो ओरिजिनल वेवलेंथ जो इंसिडेंट थी, और एक स्कैटर्ड, समझ में आया, जो स्लाइटली लॉन्गर वेवलेंथ की थी। और इसी फिनोमिना को क्या कहा गया था, कॉम्पटन अफेक्ट। मैं एक लेमन भाषा में आपको बता देता हूँ। कॉम्पटन ने क्या किया, एक्सरे रेडिएशन डाली किसके ऊपर, लो एटॉमिक वेट कार्बन पर। ठीक है ना, और उन्होंने क्या, उन्हें दो इंटेंसिटी मिली। क्या मिली, दो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, दो। ठीक है, एक का वेवलेंथ तो वही था जो इंसिडेंट वेवलेंथ है, और एक का वेवलेंथ इंसिडेंट वेवलेंथ से क्या था, ज़्यादा। मान लो इंसिडेंट वेवलेंथ क्या है, लैम्डा, और जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है एक, मान लो क्या है, लैम्डा डैश। तो ये वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, और ये ओरिजिनल वेवलेंथ है। इन दोनों वेवलेंथ पर उनको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है। अब ध्यान से समझिए मेरी बात। अब जैसे यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हो, ये इनकमिंग हाई एनर्जी फोटोन हो गया।
तो जो फोटोन है ना वो क्या करेगा, कार्बन के साथ इंटरेक्शन करेगा, ठीक है ना। समझ में आई बात, ध्यान से समझना इस बात को। तो कार्बन के साथ वो जब इंटरेक्शन करेगा तो जो मेरे पास ये जो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है ना, अभी आप एज्यूम करके चलो, ये तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे इसमें। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो देखो उसका इन्फ्लुएंस भी न्यूक्लियस से बहुत कम होता है, स्पीड भी बहुत कम होता है। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या मानते हैं, ऑलमोस्ट रेस्ट में कंसीडर करते हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, रेस्ट में है। समझ में आई बात, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। दूसरा, अब देखो जब हम इसको इंसिडेंट करेंगे इन हाई एनर्जी फोटोन को, तो वो तो ऐसा नहीं है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, वो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ भी तो इंटरेक्ट कर सकता है। समझ में आई बात, तो ये बात मैं आपको आगे भी बताऊंगा। तो जो दो हमें वेवलेंथ मिल रही थी, आप देखो जैसे ये ग्राफ देखो ध्यान से, देखो इंसिडेंट फोटोन तो ये हो गया, ठीक है ना, तो स्कैटर्ड फोटोन तो इधर चला गया, और जो ये इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे ये इस नोक कर दिया इसने, बाहर मतलब निकाल दिया, और ये इजेक्ट हो गया आउटर सेल से। समझ में आएगा, तो फोटोन तो इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, यही मेरे पास क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट है। समझ में आए बात, अब ध्यान से समझना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बता रहा हूँ। देखो थीटा जब जीरो होता है, थीटा जीरो कहने का मतलब है इंसिडेंट रेडिएशन ये है और स्कैटर्ड रेडिएशन भी यही है, ठीक है। तो एंगल तो कुछ नहीं है, जैसे आया वैसे चला गया, तो इसमें कोई मॉडिफिकेशन पीक हमें नहीं मिला। कहने का मतलब ये है कि हमें स्कैटर्ड रेडिएशन मतलब कोई दूसरा वेवलेंथ नहीं मिलता यदि थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो। यदि थीटा 45 डिग्री है, थीटा 45 डिग्री का कहने का मतलब है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ हो गया कार्बन का, तो इंसिडेंट रेडिएशन तो ये है, समझ में आया, ठीक है। और ये मेरे पास फोटोन इधर चला गया, ठीक है ना, ये तो इंसिडेंट फोटोन था जो रेडिएशन में इधर लेकर आया, और इनके बीच में कितना है, 45 डिग्री एंगल है। समझ में आया। तो यदि एंगल 45 डिग्री होता है तो तब भी देखो दो मिलते हैं, ये तो ओरिजिनल वेवलेंथ है और ये क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ है, जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है, और इसका इंटेंसिटी आप देख सकते हो, इंटेंसिटी वाई एक्सिस पर है, तो इंटेंसिटी क्या इसका ज़्यादा। ऐसे अलग अलग एंगल पर आप देख सकते हो हमें दो इंटेंसिटी मिलती है, ठीक है ना, और मैक्सिमम किसका है, स्कैटर्ड फोटोन जो है उसका इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। यही चीज़ है, इसी को कॉम्पटन इफेक्ट कहा गया। आप ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्शन था। डेफिनेशन यदि हम बात करें तो देखो मैंने एक सिंपल सा उसमें भी यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है। देखो व्हेन मोनोक्रोमेटिक एक्सरे और गामा रेज, देखो गामा रेज से भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सरे से किसने किया था, कॉम्पटन ने। अभी जैसे मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, अपार्ट फ्रॉम एक्सरे कॉम्पटन इफेक्ट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड विद गामा रेज। गामा रेज और एक्सरे क्या होते हैं, हाई एनर्जी फोटोन ही तो होते हैं, ठीक है। तो हमें हाई एनर्जी फोटोन ही चाहिए होते हैं। तो देखो व्हेन मोनोक्रोमेटिक एक्सरे और गामा रेज आर स्कैटर्ड फ्रॉम सर्टेन मटेरियल्स, यदि किसी मटेरियल से स्कैटर हो रहे हैं तो जो स्कैटर रेडिएशन होती है उसमें दो वेवलेंथ होती है, ठीक है ना। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। अब जैसे अब यहाँ ध्यान से देख सकते हो, ये इंसिडेंट फोटोन है तो इसका वेवलेंथ कितना हो गया, लैम्डा आई हो गया। समझ में आया, इंसिडेंट ले लिया। ये टारगेट इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट लिखा है ना ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। समझ में, अब मैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन तो लाके कहीं से रख नहीं सकता, जो कि पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कोई मटेरियल होगा ना, ये क्या है, ग्रेफाइट है या कार्बन है। तो जब उस पर फोटोन इंसिडेंट करते हैं तो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इंटरेक्ट जब वो करेगा तो वो इनर इलेक्ट्रॉन के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट वो करता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट का ऑलमोस्ट रेस्ट पर हम एज्यूम करेंगे, उसको होता भी वो रेस्ट पर ही है क्योंकि उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना उसके रेस्ट मास एनर्जी से भी कम होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट हो गया, समझ में आई बात। अब ध्यान से देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है उसने नोक कर दिया, निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन तो पहुंच गया, ये तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अच्छा, जो फोटोन था मेरे पास, अब स्कैटर्ड फोटोन आ गया ये, अब स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ हो गया, बदल गया। समझ में आया? तो स्कैटर्ड वेवलेंथ जो होती है, फोटोन जो होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है इंसिडेंट से, यही कॉम्पटन इफेक्ट है।
समझ में आई बात। तो जो फाइनल वाला है मेरे पास वेवलेंथ ये ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये शिफ्ट हमें मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में भी जो डेल लैम्डा हमें मिल रहा है ना, डेल लैम्डा ये शिफ्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट भी बोलते हैं। ये डेल लैम्डा आ गया समझ में। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मेरे पास डेल लैम्डा हो गया, ये इंसिडेंट हो गया, और लैम्डा डैश क्या हो गया मेरे पास, स्कैटर्ड। बात एक ही है, जैसे डिनोटेशन आपको रखना है वैसा आप रख सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना जो थीटा एंगल होता है वो हम किसके साथ लेते हैं, फोटोन के साथ, और फाई एंगल किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। समझ में आई बात। तो जो मेरे पास शिफ्ट आता ही आता है मेरे पास एच अपॉन में एम नोट सी 1 माइनस के कोस थीटा, ठीक है। तो जो शिफ्ट है क्या, जो शिफ्ट है, ठीक है ना, एम नोड क्या है, रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट, सी क्या स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा। ध्यान से देखो जो शिफ्ट है ना मेरे पास ये निकल के आता है। अब ये आया कैसे, मैं इसको डराइव भी कराऊंगा, बस अभी मैं इस क्लास में आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है, समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कॉम्पटन शिफ्ट की। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कॉम्पटन शिफ्ट क्या है, वेवलेंथ में शिफ्ट है, एक तो ओरिजिनल और जो स्कैटर्ड था। तो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ और स्कैटर्ड फोटोन की जो वेवलेंथ होती है उनका जो डिफरेंस होता है उसको ही हम कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। तो जो कॉम्पटन शिफ्ट है रिफर्स टू द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ठीक है ना, व्हेन इट अंडरगोस कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग में जो वेवलेंथ में चेंज आता है ना फोटोन की, वही कॉम्पटन शिफ्ट होता है, ठीक है ना। व्हेन इट कोलाइड्स विद अ फ्री, जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, देखो जो मैंने पहले बताया था, ठीक है, किसके साथ, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ, एंड लूजेज सम ऑफ इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। अब आप एक बात ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ से फोटोन आया, ठीक है, अब फोटोन पर फोटोन क्या करेगा, अपना एनर्जी किसको दे देगा, कुछ। अब इसका एनर्जी कुछ है ना इसमें, एच म्यू एच क्या होगा, सी अपॉन में लैम्डा। तो इसको ये एनर्जी है फोटोन का, तो ये कुछ एनर्जी अपनी किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन तो भाग गया इधर चला गया। अब फोटोन का एनर्जी क्या हो गया, कुछ एनर्जी कम हुआ है, ठीक है ना। तो देखो एनर्जी क्या होता है, एच सी अपॉन में लैम्डा ही तो होता है। तो फोटोन का भी एनर्जी कम हो गया क्योंकि इसने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी। अब जब इसका एनर्जी कम हो गया तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो जो स्कैटर्ड फोटोन है ना तो उसका वेवलेंथ तो ज़्यादा ही होगा, समझ में आया। तो स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ क्या हो गया, ज़्यादा, इसलिए लैम्डा जो फाइनल है लैम्डा डैश ज़्यादा आता है, समझ में आई बात। और इन दोनों का इंसिडेंट वेवलेंथ और स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। तो एच अपॉन एम ई सी 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। और 1 माइनस कोस थीटा का आप जानते हैं 10th 11th में आप करते आ रहे होंगे, इसको हम क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। अब एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखो, जो वेवलेंथ शिफ्ट है या जिसको हम कॉम्पटन शिफ्ट भी बोलते हैं, वो देखो ये तो कांस्टेंट हो गया ना पूरा का पूरा, वो सिर्फ थीटा पे निर्भर कर रही है। थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल है, ठीक है ना। थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल, यानी जो इंसिडेंट डायरेक्शन और स्कैटर्ड फोटोन के बीच का एंगल है। तो कॉम्पटन शिफ्ट किस पर निर्भर कर रही है, सिर्फ स्कैटरिंग एंगल पर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया ना। तो जो वेवलेंथ शिफ्ट है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट बीम, समझ में आया। क्योंकि देखो वेवलेंथ शिफ्ट मेरे पास क्या आ रहा है, 2h अपॉन में एम ई सी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। तो वेवलेंथ शिफ्ट सिर्फ एंगल पर निर्भर कर रहा है ना, समझ में आया। तो जो वेवलेंथ शिफ्ट है डिपेंड कर रहा है सिर्फ स्कैटरिंग एंगल पर, ठीक है। तो वो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंसिडेंट बीम पर डिपेंड नहीं कर रहा और ना स्कैटरिंग मटेरियल पर डिपेंड कर रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछी जाती है, समझ में आया। तो स्कैटरिंग शिफ्ट किस पर निर्भर नहीं करता, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट बीम पर निर्भर नहीं करता और स्कैटरिंग मटेरियल पर निर्भर नहीं करता कि भाई ग्रेफाइट लिया है, कार्बन लिया है, बोरोन लिया है, क्या लिया, उस पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ स्कैटरिंग एंगल पर निर्भर करता है। आप देख सकते हो ये क्या है, शिफ्ट है, ठीक। किस पर निर्भर कर रहा है, एंगल पर, ठीक है। जितना ज़्यादा एंगल होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, शिफ्ट होगी। यदि मैं थीटा 180 डिग्री लूँ, अब देखो यहाँ जैसे मैं 180 डिग्री करूँगा तो ये 90 आ जाएगा, 180 अपॉन 2 कितना होगा, 90, समझ में। साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90, तो साइन का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, 90 पे तो होता है, 1 होता है ना साइन का मैक्सिमम वैल्यू, समझ में आया।
तो ये मेरे पास क्या होगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ये लैम्डा कम ज़्यादा, ये तो कांस्टेंट है ना, तो कम ज़्यादा किस पर निर्भर करेगा, लैम्डा कम है कि ज़्यादा, इस पर निर्भर करेगा। और ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया 1। तो जब थीटा 180 डिग्री होता है, यानी बैक स्कैटरिंग होती है, यदि फोटोन ऐसे आया और ऐसे ही चला गया तो शिफ्ट तब क्या होती है, मैक्सिमम निकलता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब बात करते हैं फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। देखो क्लासिकल फिजिक्स क्या कहता है, जो इंसिडेंट और स्कैटर्ड रेडिएशन है ना, उसका वेवलेंथ सेम होना चाहिए। क्लासिकल फिजिक्स ये कहता है, लेकिन हमने अभी क्या देखा, इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ तो अलग अलग आया है। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स क्या कह रहा है, सेम होना चाहिए। क्यों कह रहा है सेम, अब ध्यान से देखो, क्लासिकल फिजिक्स ये कह रहा है कि जो एक्सरे रेडिएशन है ना, तो बहुत ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा होती है कि फ्री इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, है ना। जैसे जो हमारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, एक्सरे होता है और हमारे पास गामा रे होता है, इन्हीं का तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है। तो क्लासिकल फिजिक्स ये कहता है कि इनका एनर्जी इतना ज़्यादा होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है या इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट में है, इतना ज़्यादा एनर्जी होता है कि इनके पास कि फ्री इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। समझ में आया? तो क्या होगा, जो एक्सरे है ना वो ओसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। मतलब जो एक्सरे और गामा रेज में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, ओसिलेशन में डाल देगा। इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाएगा, ओसिलेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना। तो जिस फ्रीक्वेंसी से हमने जिस फ्रीक्वेंसी की एक्सरे और गामा रे डाली है ना, उसी फ्रीक्वेंसी से क्या करने लगेगा, ओसिलेट करने लगेगा। समझ में आया बात? और यदि कोई ऑब्जेक्ट जिस फ्रीक्वेंसी से ओसिलेट करता है वो वही फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है, क्लासिकल फिजिक्स में ये हम जानते हैं और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी है। ठीक है ना। तो वो वही वेवलेंथ क्या करेगा, रिलीज भी करेगा। ठीक है। तो ये म्यू फ्रीक्वेंसी आई इस पर और म्यू फ्रीक्वेंसी से ये ओसिलेट कर रहा है, ये म्यू फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, रेडिएट करना चाहिए। लेकिन हमें तो क्या मिलता है, हमें तो दो अलग अलग वेवलेंथ मिलती है ना, यानी दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिलती है। समझ में आई बात? लेकिन ये तो गलत हो गया, क्लासिकल फिजिक्स तो कहता है सेम वेवलेंथ मिलनी चाहिए, है ना। लेकिन हमें तो दो अलग अलग मिल रहा है, तो ये फेलियर है क्लासिकल फिजिक्स का, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली अलग मिल रहा है ना, क्लासिकल फिजिक्स कह रहा है सेम मिलेगा। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो इंसिडेंट एक्सरे है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा और इलेक्ट्रॉन को ओसिलेटरी मोशन दे देगा। ठीक है ना। और रेडिएट लाइट करेगा सेम वेवलेंथ की इलेक्ट्रॉन, बट व्हेन एन इंटेंसिटी आई डेट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आई नोड। समझ में आया? अब वो ये भी कह रहा है जो इंटेंसिटी होगी ना स्कैटर्ड की, वो निर्भर करेगी किस पर, इंसिडेंट इंटेंसिटी पर। लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पर कि इंटेंसिटी निर्भर नहीं करती है बिल्कुल भी। ठीक है, ये मैं आगे भी बताऊंगा। तो नाइदर ऑफ दीज टू प्रिडिक्शन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इज कंपैटिबल विद एक्सपेरिमेंट। समझ में आया? ठीक है। कॉम्पटन शिफ्ट पर इंटेंसिटी जो है वो निर्भर कर रही है। यदि आप ध्यान से देखो तो कॉम्पटन शिफ्ट देखो अलग अलग आ रहा है, यहाँ भी कॉम्पटन शिफ्ट अलग है, यहाँ भी कॉम्पटन शिफ्ट अलग है, और इंटेंसिटी भी क्या है, अलग अलग है। लेकिन जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स है वो ये सब गलत प्रिडिक्ट करता है। वो ये कहता है कि सेम फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और वो ये भी कहता है स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी, वो स्कैटर्ड इंटेंसिटी डिपेंड करेगी वो इंसिडेंट इंटेंसिटी पर। समझ में आया? जो कि एक्सपेरिमेंटली हमने नहीं देखा। बात करते हैं अब हम एक्सप्लेनेशन की, कि कॉम्पटन इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि हम इसको क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या मान लेंगे, फोटोन। समझ में आया? क्या, फोटोन। तो हम क्या करेंगे, एक फोटोन टकराता है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, और फोटोन अपना एनर्जी किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो फोटोन का एनर्जी कम हो जाएगा, तो कम एनर्जी का फोटोन स्कैटर्ड होगा। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन था। तो होल प्रोसेस इज ट्रीटेड एज अ पार्टिकल कोलिजन व्हेन एक्सरे फोटोन और लूजली किसके बीच में होता है, एक्सरे फोटोन और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, जहाँ पे फोटोन कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन से और कुछ एनर्जी दे देता है। क्लासिकल फिजिक्स कहता है एनर्जी नहीं देगा, क्वांटम मैकेनिकली क्या होता है कि एनर्जी देता है, तभी तो उसका मोमेंटम भी कम हो जाता है। समझ में आया फोटोन का।
और फोटोन क्या होगा, कुछ एंगल पर स्कैटर हो जाएगा। तो जब उसने अपना एनर्जी दे दिया इलेक्ट्रॉन को तो उसका एनर्जी कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो गया तो वेवलेंथ तो ज़्यादा आएगा ही। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन था। तो जिसकी वजह से फोटोन का वेवलेंथ बढ़ जाता है, स्कैटर्ड फोटोन का। समझ में आया? कोई दिक्कत है? फ्रीक्वेंसी तो ऑब्वियसली जब इस वेवलेंथ हमारे पास कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि म्यूज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। समझ में आई बात? और ये जो शिफ्ट होता है वेवलेंथ में, ठीक है ना, ये हम जानते हैं, दिस शिफ्ट इन वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन द एंगल एट विच द फोटोन स्कैटर। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जो शिफ्ट होता है वो एंगल पर निर्भर करता है। तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन था कॉम्पटन इफेक्ट का। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है ना। तो मैं इस एक्सप्लेनेशन पे बाद में आऊँगा, इन दोनों के डिफरेंस पर कैसे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। अब देखो ध्यान से, ये कोहेरेंट स्कैटरिंग देखो क्या होता है। कोहेरेंट स्कैटरिंग में देखो, ये मेरे पास क्या एटम है, ठीक है ना, कोई मटेरियल होता है, तो यदि मैं उसमें हाई एनर्जी फोटोन इंसिडेंट कर रहा हूँ तो जिस फ्रीक्वेंसी से आया, ठीक है ना, वो उसी फ्रीक्वेंसी से चला गया। तो जो इन्फ्लुएंस था ना, ठीक है ना, इन्फ्लुएंस जो था इस फोटोन पर इस एटम का ना के बराबर हुआ है, तभी तो वो हुआ तो है लेकिन वो उसमें कुछ चेंज नहीं ले पा रहा है, तो वो स्कैटर्ड हो गया, ठीक है ना, सेम फ्रीक्वेंसी पर या सेम वेवलेंथ पर। उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है। यदि मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, कोई मटेरियल है, उसका एक एटम है, तो उसमें मैंने जब हाई एनर्जी फोटोन इंसिडेंट करूंगा तो ये फोटोन ना, ठीक है ना, सारी एनर्जी अपनी किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब फोटोन तो बचा ही नहीं ना, जो इंसिडेंट फोटोन था, क्योंकि उसके पास उसने सारा एनर्जी किसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। समझ में आया? ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। क्वांटम इफेक्ट में देखो क्या होता है। अब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, वो हाई एनर्जी फोटोन तो है, इसने सारा एनर्जी नहीं दिया, थोड़ा सा ही एनर्जी दिया, किसको, इलेक्ट्रॉन को। कुछ एनर्जी दिया और इलेक्ट्रॉन भाग गया लेके उसको। समझ में आया? तो कुछ एनर्जी जो फोटोन का बचा वो अब कम हो गया ना, क्योंकि इसने कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दिया, अब ये स्कैटर्ड हो गया कम एनर्जी लेके। समझ में आया? तो ये मेजर डिफरेंस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन स्कैटरिंग में या कॉम्पटन इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंसिडेंट फोटोन प्रोवाइड्स ऑल द एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? कॉम्पटन स्कैटरिंग में क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ पार्ट ऑफ द एनर्जी। समझ में आया? तो इंसिडेंट फोटोन का कुछ पार्ट ही एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो अपनी एनर्जी का। पेयर फॉर्मेशन में देखो क्या होता है। अब फोटोन आया, इंसिडेंट फोटोन, ठीक है ना, तो वो जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के प्रभाव में ये पेयर फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट नहीं करता। वो न्यूक्लियस जो होता है ना, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा, कूलम्ब फील्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब फोटोन आएगा, ठीक है ना, तो इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और फोटोन के बीच में। तो ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी है, ठीक है ना। ये अब ये किस में बदल जाएगी, दो पार्टिकल में बदल जाएगी, यानी एनर्जी किस में बदल गई, मास में। तो पेयर फॉर्मेशन में क्या होता है, जो गामा जो रेडिएशन होती है, ठीक है ना, वो बदल जाती है इलेक्ट्रॉन और किस में, वो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाती है। समझ में? इसे बोलते हैं पेयर फॉर्मेशन। इसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा, एक अलग ही वीडियो होगा हमारे पास पेयर फॉर्मेशन और पेयर एनिलेशन पर। समझ में? तो जो गामा रेडिएशन है ये तो क्या था, एनर्जी था, और एनर्जी से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया मास। समझ में आई बात? ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ डिफरेंस समझ में आया होगा कुछ कंसेप्ट्स के बीच में। अब वही है, यदि मैं डिफरेंस की बात करूँ तो जैसे मैं बताया नेचर ऑफ इंट्रैक्शन की, कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन है। फोटोन क्या करता है, सारी एनर्जी दे देता है इलेक्ट्रॉन को और भाग भाग जाता है। कॉम्पटन इफेक्ट में ऐसा नहीं होता, स्कैटरिंग होता है, कुछ ही एनर्जी देता है और कुछ इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, कुछ फोटोन कुछ से क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। यदि एनर्जी ट्रांसफ़र की बात करें, वही मैं बात बता रहा था आपको, फोटोन कुछ ही एनर्जी लूज़ करता है, ये सारी एनर्जी लूज़ कर देता है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है? तो ये हमारा आज का क्लास था। कल हम पूरा डिस्कशन करेंगे
मैथमेटिक्स पे हम कॉम्पटन शिफ्ट क्या होता है उसको कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।